साल से हो, इसमें मेरा नाम काट दिया, मुझे कोई इस्तेहार जारी नहीं किया, मुझे कोई सूचना नहीं दी। एक तो तुम ना औकात में रहो अपनी। अच्छा, ये किसने बोला? ये मंडल पेशकार मंडल हैं, उनको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है आप कर लो। सर मैं कहती हूँ मेरी गलती क्या है? ये मेरी गलती की वजह से मैं इतना परेशान हूँ। आप मुझे बताओ सर मेरी क्या गलती है इसमें? बदतमीजी की गई? बिल्कुल बदतमीजी उसने की। इसी ऐसे बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हारे बाप की क्या औकात है? ऐसे। जिले की डीएम हर्षिता माथुर हैं, वो भी एक महिला है, और तहसीलदार भी आकांक्षा हैं, वो भी एक महिला है। एक महिला होने के बावजूद भी अगर महिला के दर्द को नहीं समझा जा रहा है तो कितनी बड़ी विडंबना है रायबरेली जिले की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ऊंचाहार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उस वीडियो को देखने के बाद सबका स्पष्टीकरण सामने आने लगता है। वो महिला चीख चीख कर ऊंचाहार के तहसील में बैठे हुए अधिकारियों कर्मचारियों पर आरोप लगाती कि उसकी कोई सुन नहीं रहा है। वो रोती है, बिलखती है। स्क्रीन पर जिस वीडियो को आप देख पा रहे हैं वो साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अधिकारी या फिर बड़े बड़े नेता यह दावा जरूर करते हैं कि हम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन समस्याएं सुनने के नाम पर सिर्फ लोगों को परेशान किया जाता है, और यही सब कुछ हो रहा है। अब पहले आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वीडियो के बाद वो महिला भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह थी कि तहसील में महात्मा गांधी की फोटो के बगल में उन्हें रोना पड़ा और ये बताना पड़ा कि इस देश में किस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। पहले जरा आप उस वीडियो का कुछ अंश देख लीजिए। साल से हो, इसमें मेरा नाम काट दिया, मुझे कोई इस्तेहार जारी नहीं किया, मुझे कोई सूचना नहीं दी इन लोगों ने। और मैंने शादी में लोन लिया, अपनी पढ़ाई लोन लेके की, कोई क्यों नहीं समझता। तो देख लिया आपने वीडियो। अब चलिए उसी महिला से मिलाते हैं, आखिरकार क्या वजह थी, क्यों उसको रोना पड़ा, क्यों बिलखना पड़ा, क्यों चिल्लाना पड़ा, क्यों बताना पड़ा कि उसके साथ इस तरीके की ज्यादती हो रही है। उसकी कोई सुन नहीं रहा है। अधिकारी कान में तेल डालकर बैठ गए हैं, या फिर रुई या फिर एसी के ठंडक में आराम करने बैठ गए हैं। और इस तरीके से अगर किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक है आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। और महिलाओं के बारे में कहा जाता है भावुक होती हैं। वो जब उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो भावुक हो जाएंगे। हमारे साथ वही महिला है, इनका नाम भी उन्हीं से पूछेंगे और क्यों ये गई थी, क्या इनके साथ हुआ था, क्यों इन्हें रोना पड़ा, ये सब कुछ बताएंगी। बहुत स्वागत है आपका द सच पर। जी सर। पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम नेहा पाल है, पिताजी का नाम स्वर्गीय रामदयाल है जी। अभी आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, शायद आपको भी जानकारी होगी। आप उसमें रो रही हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है, मैंने लोन लिया था, पढ़ाई का लोन लिया था, मेरे नाम की ज़मीन को किसी और के नाम कर दिया गया। क्या है वो पूरा मामला और क्यों पहले रो रही थी, पहले ये बताइए आप। सर दरअसल क्या है कि पहले मुझे जो ज़मीन मिली पिताजी की मृत्यु के बाद, मुझे वो विरासत में ज़मीन मिली। उसमें क्या था कि मैं 2017 में 22 नवंबर 2017 में मेरे पिताजी की डेथ हुई। उसके बाद मुझे वो ज़मीन मिली। वो मैं पिछले 7 साल 8 साल जो भी हो गए हों, तब से मैं उस खाता धारक हूँ उस खतौनी पे। सर मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कुछ भी मुझे नहीं मिला, और खतौनी से मेरा नाम काट दिया। अच्छा। ये मुझे तब पता चला, मैंने 16 अप्रैल 2025 जो अभी 16 अप्रैल को मैंने चेक किया ऑनलाइन पोर्टल पे, तो मैंने वहाँ पे देखा एक आदेश लगा हुआ था, और उस आदेश में ऐसे था दाखिल करने की केस की डेट जो थी वो 19 मार्च थी, और अंतिम आदेश जो आया वो 20 मार्च को आ गया। मतलब ये सरकारी काम बहुत जल्दी हो गया, 24 घंटे में। 19 तारीख को एप्लीकेशन जाती है, अप्लाई किया जाता है, और 20 तारीख को दाखिल खारिज हो जाती है। हाँ सर ऐसा ही है, उसमें ऐसे ही था। जब मैं उस 16 तारीख को मैंने डीएम मैडम को मेल किया, जो भी तहसील पे जो भी मुझे ऑनलाइन जो भी ईमेल आईडी वगैरह मिली मैंने उस पे मेल किया, और 16, 17, 18 तक मैंने वेट किया कंटिन्यूअस। 3 दिन तक मैं रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर जो भी मेरे से हो सका मैंने किया। मुझे लगा वो मैंने ऐसे इसलिए किया, मैंने ट्वीट भी किया ट्विटर पे, त्वरित कार्रवाई। मेरा सिर्फ यही कंसर्न था कि मेरी जो बात है वो कन्वे हो जाए क्विकली, ये मेरा टारगेट था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं तो साथ के साथ आ नहीं सकती थी सर, इसलिए मैंने ऐसा वो एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया कि उसके थ्रू कर दूं, बट उस पर कोई मुझे रिप्लाई नहीं मिला। तो मैं 18 तारीख को यहाँ आई, 19 तारीख को संपूर्ण जो भी संविधान जो होता है समाधान दिवस के दिन आई। मैं उस दिन एसडीएम सर से मिली, मैंने उनको बोला सर ऐसे ऐसे है, जो भी आदेश की कॉपी वगैरह थी वो सारा उनको दिखाया। ये मेरे पास उसकी पर्ची भी है। अच्छा। ये संपूर्ण समाधान दिवस की नेहा पाल की पर्ची है, इसमें इनका आवेदन क्रमांक भी लिखा हुआ है।
ये आवेदन इन्होंने किया था, तो इसमें क्या हुआ फिर इसके बाद सर ने, तहसीलदार मैडम या जो भी, पहले तो सर का ये रिप्लाई था मेरे साथ कि आपकी तो शादी हो गई। उन्होंने पहले पूछा मेरे से, शादी हो गई? मैंने कहा हाँ। मैं डिनाई नहीं करती, मेरी शादी हो गई, मेरे पास एक बेटा भी है, मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती। तो उनका नेक्स्ट रिप्लाई था कि तब तो आपकी ज़मीन चली जाएगी, मतलब फिर तो आपकी ज़मीन चली जाएगी। फिर मैंने फिर उनसे दोबारा आस्क किया कि सर ऐसे क्यों चली जाएगी। फिर उन्होंने जो भी वहाँ पे आसपास वकील वगैरह जो भी थे, मैं नाम वगैरह नहीं जानती, उनको बुलाया, उनसे पूछा, उनका जो भी आपस में डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद तहसीलदार मैडम को बुलाया, उनको बोला कि ये केस को ले जाओ और देखो जो भी करके। उस दिन उन्होंने मेरे से रेस्टोरेशन अपना खुद से वकील से लिखवा के 209 जा करके उसमें वो करवा दिया। 209 209 जा करके उसमें करवा दिया। एक्चुअली मुझे क्या लगा, वो रेस्टोरेशन ही मेरा सॉल्यूशन हो गया। मुझे सीरियसली, आप देखो सर, इतना नहीं, मुझे नॉलेज नहीं होती कि क्या है किस में क्या है। मुझे लगा रेस्टोरेशन से ही मेरा नाम चढ़ जाएगा, सब हो जाएगा, मैंने वही समझ लिया। वापस आके मैंने देखा, जब दूसरे दिन, उस दिन तो मुझे भेज दिया वहाँ से, वो रेस्टोरेशन लिखवा दिया, उसके बाद भेज दिया वहाँ से मुझे। फिर दूसरे दिन मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे चेक किया, उसमें कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं थी। फिर मैं दोबारा से और देखा कि उस दिन मेरा नाम भी कटा हुआ था। अच्छा, पहले मैंने सिर्फ आदेश पढ़ा था, बाद में जब 19 तारीख के बाद मैं लौटी यहाँ से, 20 तारीख को मैंने देखा कि मेरा उसमें नाम भी खतौनी में कटा हुआ था। तो मैं थोड़ा और, मुझे वो हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी सारी चीज़ें ऐसे कैसे गोलमोल चल रही हैं। सर आप देखो कि मेरा उस पर केसीसी लोन भी चल रहा था, वो लोन मैंने अपनी शादी के बाद लिया था। दरअसल कुछ पैसे थे, मैं नहीं दे पाई थी, तो मुझे वो केसीसी का लोन लेना पड़ा। लोन चल रहा था, उसके बावजूद मेरा नाम उससे कट गया खतौनी से। ये तो बड़ा सवाल है, और यही सवाल मैं पूछूँ कि लोन अगर कोई लेता है किसी ज़मीन पर, तो वो बंधक बन जाती है बिना नो ड्यूज़ के। पहले उस पर एनओसी लगती है कि लोन क्लियर हुआ नहीं हुआ, उसके बाद वो ज़मीन किसी के नाम जा सकती है, बेची जा सकती है, इससे पहले नहीं हो पाता। तो ये साफ तौर पर आप समझिए कि ऊंचाहार तहसील का ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो इस बात का भी ख्याल नहीं रखते हैं, जिनको ये समझ ही नहीं आता कि अगर बंधक ज़मीन है तो कैसे दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाए, कैसे दूसरे के नाम चली जाएगी। इसमें ज़रूर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये तहसीलदार हों या फिर एसडीएम हों, ये भी कटघरे में है कि आखिरकार इस महिला को वहाँ पर जाकर रोना इसीलिए पड़ गया कि बंधक बनी ज़मीन, जिस ज़मीन पर केसीसी बनवाई गई, उस ज़मीन को बिना बताए, बिना नोटिस दिए, बिना खबर किए कि हाँ इसको इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि जिसकी ज़मीन है, जिसके नाम है, कम से कम उसको इन्फॉर्म किया जाए कि देखो इस धारा के तहत या इस नियम के तहत आपकी यह ज़मीन अब आपकी नहीं रहेगी, आपके भाई को या किसी और को चली जाएगी। कम से कम इन्फॉर्म करना चाहिए। आज की मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन किसी के नाम भी कोई कर देगा, किसी के नाम कोई भेज देगा बिना मुझे इन्फॉर्म किए कि हाँ इस नियम के तहत ये ऐसी कार्रवाई हो रही है। क्या आपको बताया गया था कि किसी नियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है? सर मैंने ये आस्क किया, मैंने मंडे को तहसीलदार मैडम और जो महेश द्विवेदी विपक्ष से वकील हैं उनके सामने काउंसिल हुई, मैंने उनसे आस्क किया, सर आपने आदेश में ऐसे जो चीज़ें हैं, ये किस धारा, किस अधिनियम के तहत मेरा उत्तराधिकार खत्म हो जाता है, सिवाय मतलब वजह सिर्फ कि मेरी शादी हो गई। तो सर मुझे रीजन बताया? कोई रीजन नहीं था। द्विवेदी जी का कहना ये है, महेश द्विवेदी जी का कहना ये है कि ये हम न्यायालय के सामने बताएंगे, आपके सामने नहीं बताएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तहसीलदार मैडम न्यायालय का कोई पार्ट नहीं है? बिल्कुल है सर। उनके सामने मुझे क्यों रिप्लाई नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं बताया कि किस रोना क्यों पड़ा? सर रोना ऐसे पड़ा, जो पेशकार मंडल है, ये मेरे पास एक कॉपी है, ये सर वही मैं आगे पूरा बताना चाहूँगी। तो वो मैं रेस्टोरेशन को मैं समझ रही थी हो गया, मैंने मंडे को देखा और संडे को देखा, पोर्टल पे कुछ वैसा था नहीं, कोई आदेश जारी नहीं हुआ, कुछ उसमें स्थगित करने का कुछ नोटिस नहीं हुआ, मेरा नाम कट गया है। सर कोई बेच सकता है उस ज़मीन को, कुछ उसमें आपत्ति नहीं लगेगी तो वो तो आदेश के बिहाफ पे उसको बेच सकता है। तो मैंने रिक्वेस्ट की मैडम से कि इसको ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाया जाए। उन्होंने मंडे में हार्ड कॉपी बना के फाइल में रख दी, ना मुझे उस हार्ड कॉपी की कॉपी नकल दे रहे थे वो, ना उसको पोर्टल पे चढ़ा रहे थे। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने वेट किया, मंडे वेट किया, 22 तारीख को हुआ था, 23-24 को मैं पहुंची, 3 दिन तक मैं वेट किया मैंने, उसके बाद मैं पहुंची वहाँ पे उनसे। तो वो मंडल पेशकार मेरे से बदतमीजी कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने उसको पूछा, सर ये नकल मुझे कब तक मिल जाएगी? सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यही मैंने उससे आस्क किया कि ये मुझे नकल कब तक मिल जाएगी, जो मैडम ने आदेश किया है, पोर्टल पे चढ़ा नहीं है, एटलीस्ट आप मुझे नकल तो दे दो। तो कहता है वहाँ जाके बैठ जाओ आप। तो पहले तो मैं गई, वहाँ बैठ गई, तो मैंने कहा सर ज़्यादा टाइम लग जाएगा था, एक तो तुम ना औकात में रहो अपनी। अच्छा, ये किसने बोला? ये मंडल पेशकार मंडल हैं। क्या नाम उनका? मंडल ही है सर। मैंने हाँ उनसे यही पूछा आपका नाम क्या है?
नाम क्या है, पहले तो उसमें भी थोड़ा अजीब उनका रिप्लाई था। अच्छा। बाद में जब मैं वहाँ बैठी उसके बाद कहते, मैंने पूछा सर कितना टाइम लग जाएगा, उस पर भी बड़े तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है आप कर लो। सर मैं कहती हूँ मेरी गलती क्या है, ये मेरी गलती की वजह से मैं इतना परेशान हूँ, आप मुझे बताओ सर मेरी क्या गलती है इसमें। बदतमीजी की गई? बिल्कुल बदतमीजी उसने की। क्या बोला? ऐसे बोला जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम्हारे बाप की क्या औकात है, ऐसे। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बोला सर वो मेरे साथ, बिल्कुल मिसबिहेव। तभी सर मुझे रोना आ गया बहुत कि मैं एक तो बिना गलती के परेशान हूँ सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा खतौनी से नाम कट गया, बताओ मेरी क्या गलती है इसमें। मैं एक तो बिल्कुल, मैं 4 दिन से बहुत पोलाइट तरीके से डील कर रही थी सबके साथ, ऐसा नहीं था। उसके बाद वहाँ से मुझे जो भी हुआ वहाँ पे मुझे रोना आ गया सर, उसी वजह से कि इतना बदतमीजी से कोई कैसे बात कर सकता है, मेरी कोई गलती नहीं है उसके बावजूद। फिर वहाँ से जो भी हुआ एसडीएम सर ने बुलाया, उसके बाद वहाँ मैं गई। आप रोई उसके बाद बुलाया गया? हाँ, उसके बाद एसडीएम सर ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे गई तो उनका भी ऐसे कहना था कि चलो एक गलती तो हो गई है, आपको नोटिस जारी नहीं हुआ। मैंने उनको पूछा सर कि मेरा नाम वापस से खतौनी पे चढ़ जाएगा ना, मेरी बस यही है कि खतौनी पे नाम मेरा चढ़े। तो उनका कहना ये था कि चलो आपको नोटिस तो जारी नहीं हुआ, वो तो चलो एक गलती थी, लेकिन आपका नाम नहीं चढ़ेगा खतौनी पे। ये सीधे मना कर दिया? हाँ, कि आपका नाम नहीं चढ़ेगा। आपने पूछा नहीं किस वजह से ऐसा हो रहा है? सर उनका कुछ रिप्लाई नहीं था उस पर। हाँ, उनका कहना था खतौनी पे आपका वापस से नाम नहीं चढ़ेगा, आप 249 में जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप फॉलो करो। उनका कहना था एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसका फॉलो करो। मैं सर पूछना चाहती हूँ, जब मेरा नाम काटा गया तो कौन से प्रोसेस को फॉलो किया गया? बिल्कुल, अब प्रोसेस की बात इनसे की जा रही है। प्रोसेस उस समय फॉलो नहीं किया जाता जब कोई गलत काम करना होता है, और सीधे सीधे ये गलत काम है। इसमें गलती एसडीएम की है, गलती तहसीलदार की है, गलती उन तमाम कर्मचारियों की है जिन्होंने इनसे बदतमीजी की है। बदतमीजी करने का हक किसने दे दिया? महिला सशक्तिकरण की बात करने के तमाम दावे किस तरीके से खोखले हो गए हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, किस तरीके से महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, यह सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि एक महिला को मजबूर होकर बेसहारा खुद को महसूस करके तहसील के अंदर रोना पड़ जाता है। उसके बाद एसडीएम साहब बुलाते हैं, बुलाने के बाद भी सांत्वना प्रकट कराते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हमारी गलती है, आपको नोटिस नहीं दिया था, लेकिन अब आपके वो जमीन नहीं चढ़ पाएगी, आपके नाम नहीं हो पाएगी। आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस महिला को रोना पड़ रहा है, उसको आप ये आश्वस्त नहीं करा पा रहे हैं कि आगे भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। ऐसे कितने मामले होंगे जिन मामलों में गरीबों को, मजलूमों को प्रताड़ित किया जाता होगा। आप समझिए कि ये महिला तो थोड़ी पढ़ी लिखी है, इन्होंने चीज़ों को ऑनलाइन पोर्टल पर भी देखा, मेल भी किया, उसके बावजूद भी इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे अगर होता रहा तो फिर कैसे होगा। क्या लगता है आपको, उम्मीद है कुछ? सर मुझे तो अब क्या है सर, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि मेरे राइट्स क्या हैं, अगर मतलब मुझे विवाह के उपरांत मेरा क्या राइट्स ख़त्म हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी मुझे ज़्यादा नहीं क्लियरिटी है इन सब चीज़ों की सर। अगर ऐसा रूल है, मैं कहती हूँ सर, कि शादी के बाद नाम कट जाता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फिर मुझे अगर ऐसा रूल ही है तो मुझे नोटिस क्यों जारी नहीं किया गया, मुझे सूचना क्यों नहीं, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जब ऐसा रूल ही है तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें भाई बहन का विवाद छिड़ा हुआ है, उनका तो नाम नहीं चढ़ रहा। उनके केस में तो बोलते बयान नहीं दिया, लड़की ने, जब तक लड़की बयान नहीं देगी तब तक नाम नहीं कटेगा, ऐसा वैसा। फिलहाल वहाँ एसडीएम सर ने ये बोला आपका नाम तो वापस से नहीं चढ़ेगा, इसमें जो भी आप 209 में जाइए, अपील, आपकी सुनवाई मंगलवार को होगी। उसके बाद सर वहाँ तहसीलदार मैडम को भी बुलाया, वो उनका ये स्टेटमेंट था कि सर पूछते इसको डेट कब की दी हुई है, तो कहते ये तो बदतमीजी कर रही है, इसी से पूछ लो, ये वहाँ ऐसे ऐसे बदतमीजी कर रही है। सर आप लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा होगा, मुझे बताओ किस एंगल से मैं बदतमीजी कर रही हूँ। एक तो मैं, ने बोला कि आप बदतमीजी कर रही हैं, एसडीएम सर के सामने उन्होंने बोला कि ये बदतमीजी कर रही है। सर मैं कहाँ से बदतमीजी कर रही हूँ, आप बताओ मुझे। मैं अपनी बात को रखना बदतमीजी करना है? नहीं, अगर बदतमीजी करना है इसको तो मैं उसको भी दबा दूँ, अब आगे मैं किसी से बोलूँ ही ना। बताओ सर मैं क्या करूं? अभी मैं वहाँ से आई जब, उसके बाद जो 3 दिन से मेरा पोर्टल पे नहीं चढ़ रहा था, वो नहीं, विद इन 10 मिनट मुझे ये आदेश की कॉपी भी तुरंत मिल गई, जिसके लिए पेशकार ने मेरे साथ बदतमीजी की, ये कॉपी भी मिल गई। और हाँ, वहाँ से ये सब जो भी मीडिया या जैसे भी किया हो, मुझे नहीं पता उसके बारे में, 1 घंटे के अंदर मेरा पोर्टल पे सब चढ़ भी गया, पोर्टल पे चढ़ भी गया, और उसमें आदेश भी वो स्थगित करने का वो सब खतौनी पे शो होने लग गया, सब कुछ हो गया।
उसके बाद सारा सब कुछ हो गया सर विदिन। अभी मुझे मंगलवार की मतलब ट्यूसडे आपके रोने के बाद ये कार्रवाई में थोड़ी सी जल्दबाजी दिखी, लेकिन ये बड़ा सवाल ये है कि आप समझिए कि इस जिले की डीएम हर्षिता माथुर हैं, वो भी एक महिला है, और तहसीलदार भी आकांक्षा हैं, वो भी एक महिला है। एक महिला होने के बावजूद भी अगर महिला के दर्द को नहीं समझा जा रहा है तो कितनी बड़ी विडंबना है रायबरेली जिले की। जिला वीआईपी है साहब, और वीआईपी जिले में वीआईपी डीएम भी हैं, और डीएम मैम होने के बावजूद, तहसीलदार मैम हो जाने के बावजूद एक महिला को रोना पड़ता है, और फिर महिला के साथ बदतमीजी भी पेशकार करता है, और बदतमीजी कहता है तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम हट जाओ यहां से। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं यहां की डीएम हर्षिता माथुर से कि इस तरीके से आपके कर्मचारी बदतमीजी एक महिला के साथ करेंगे तो महिला होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कर्मचारियों पर त्वरित एक्शन लिया जाए। काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अलग की चीजें हैं, लेकिन इस तरीके की भाषा जलीलता अगर की जाएगी किसी महिला के साथ तो उसके आंसू तो निकल ही आएंगे। आप एक महिला हैं, इस बारे में विचार जरूर कीजिए।